नमस्ते भैया, आज आप घर में कैसे? तुम्हें कोई ऐतराज है? हरीश ने कहा तो ओमकार और भी सहम गया। उसकी हालत देखकर हरीश को हंसी आ गई। कहा, मैं तो खैर अपने घर में बैठा हूँ, पर आज आपकी सवारी इधर कैसे? ऐसे ही कभी कभी भाभी जी से मिलने चला आता हूँ। भाभी है ना भीतर? उसने पूछा और उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए सीधे भीतर चला गया। भीतर वाले ओसारे में माँ बेटी दोनों मिल गई। ओमकार वहीं पास में बैठ गया। बोला, भाभी जी, बड़े भैया के पास कौन सी गाड़ी है? क्यों? नीली वाली थी ना, पर आजकल वहाँ एक लाल गाड़ी खड़ी रहती है, खूब बड़ी सी। अपने छोटे भैया को जाकर बताओ। बेचारी भाभी कहते उनका मुंह नहीं सूखता, और बेचारी भाभी दो दो गाड़ियाँ रखे हैं। चुप करो अम्मा, पता है ना वह आज घर में है। हाँ तो ओमकार, लाल गाड़ी तो है, पर कौन सी? ठीक से देख नहीं पाया भाभी, पास जाते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। फाटक के बाहर खड़ा रहता हूँ तब भी। कुत्ते भी पाल लिए हैं, वह भी दो दो। यहाँ बच्चों को ठीक से दूध नसीब नहीं होता, वहाँ कुत्ते पाले जा रहे हैं। रईसी और कैसी होती है, वह जैसी भी हो। नानी जी, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। कहाँ से लगवाऊंगा? अरे बड़े आदमियों के कुत्ते काटते हैं तो कुछ नहीं होता, उनके खुद इंजेक्शन लगे रहते हैं। जो भी हो, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। कहता हुआ ओमकार उठकर बाहर आ गया। हरीश आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर लेटे हुए थे, पर उनके कान भीतर की ओर लगे थे। ओमकार की आहट पाते ही वह उठ बैठे। ओमकार, तुम्हारे बड़े भैया घर गए थे, कुछ काम था? बेचारा ओमकार बगले झांकने लगा। खिसकने की भी राह नहीं मिली। हरीश लगातार उसकी ओर देख रहे थे। आखिर उसने हिम्मत की और कह दिया, हम कौन अपनी मर्जी से जाबे हैं, हमें वहाँ नानी जी भेजती हैं। किस लिए? हाल चाल जानने के लिए। तो भाभी जी कुछ चाय वाय पिलाती हैं कि सूखा ही टरका देती हैं? हम भीतर थोड़े ही जाते हैं, बाहर से हाल चाल पता चल जाते हैं। मरा डर के मारे भीतर जाता ही नहीं तो क्या करें? अम्मा जी ने एकदम कमरे के अवतरित होते हुए कहा। ओमकार ने अब भागने में ही कुशल समझी। भैया जी, शाम को गैया हमें ही लगानी होती है, अब चलेंगे। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बाहर निकल गया। हरीश अब सांस की ओर मुखातिब हुए। ओमकार को आप बंगले पर भेजती हैं तो क्या करें? उन्होंने दबे स्वर में कहा। तुमने तो वहां जाना ही छोड़ दिया है। अकेली औरत, किसी को तो खोज खबर लेनी चाहिए कि नहीं? हम लोगों के सिवा उसका यहाँ कौन है? खोज खबर ही लेनी थी तो किसी दिन माँ बेटी दोनों चली जाती ना। जासूसी करने की क्या जरूरत थी? जासूसी? और क्या, आप जो कर रही हैं वह जासूसी ही कहलाती है। हरीश ने कहा तो अम्मा जी मुंह बिचका कर भीतर चली गई। हरीश को बड़ा मजा आ गया। अरसे बाद सास को निरुत्तर करने का मौका मिला था, लेकिन सास को निरुत्तर करने की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। एक प्रश्न जो दिमाग में चक्कर काट रहा था उस पर हावी हो गया। बंगले पर नई गाड़ी आ गई है और दो कुत्ते भी। कुत्ते पालना कितना महंगा शौक है, उसे पता है। एक कुत्ते का खर्च दो आदमियों की खुराक के बराबर आता है। फिर उनकी साथ संभाल के लिए नौकर चाकर भी तो चाहिए। यह काम भाभी के बस का तो है नहीं। फिर पिछले 6 महीनों से उसने वहाँ का रुख नहीं लिया है। वैसी कसम ही खा ली थी, पर इस बीच क्या इतनी बड़ी उथल पुथल हो सकती है? सालिनी और उसकी माँ दबी दबी जुबान में कुछ कहती रहती हैं। क्या वह सही है? 6 महीना पहले शुभम का रिजल्ट लेकर गया था। सोचा था कि भाभी से कहूँगा। भैया का बहुत मन था कि शुभम इंजीनियर बने। अब उनका सपना आप ही को पूरा करना है। घर से खूब अच्छी रिहर्सल करके गया था, पर वहाँ माहौल ऐसा बिगड़ा कि कुछ कहना संभव ही न हुआ। यह नहीं कि वहाँ स्वागत नहीं हुआ, स्वागत तो खूब अच्छे से हुआ। उन्होंने शुभम को बधाई भी दी थी। उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप 500 का नोट भी लिफाफे में डाल दिया। चाय नाश्ता भी करवाया, पर सब कुछ ठंडा ठंडा सा था। उनमें संबंधों की उष्मा नहीं थी। वैसे भी उनसे सुस्वांत कभी था ही नहीं, पर भैया के रहते ये बातें सतह पर नहीं आई थी। अब जैसे सब कुछ सामने आ गया। चाय के बाद वह शुभम को लेकर भैया के सपने की बात कहने ही जा रहा था कि भाभी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, शुभम के रिजल्ट के बहाने ही सही
तुम आए तो, नहीं तो तेरही के बाद तो तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए थे। जानते तो थे कि इस घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य अब नहीं रहा, फिर एक आध बार आकर देखना तो था कि भाभी कैसी हैं, किस हाल में हैं। हरीश का सिर शर्म से झुक गया। वह अपनी सफाई में कुछ कहना ही चाहता था कि भाभी बोली, तुम्हें शायद डर लगा होगा कि भाभी कुछ मांग ना ले। ठीक है ना, मैं तुमसे क्या मांगती हरीश, जिसने पिता समान भाई की अंतिम संस्कार के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाया था, उससे मैं क्या मांगती और वो मुझे क्या दे देता। सॉरी भाभी, पर उस समय हाथ सचमुच तंग था। उसने घूटी सी आवाज में कहा। हाथ तो तंग होना ही था, तुम्हारी एटीएम मशीन जो बीमार पड़ी थी। अब तक तो तुम्हारी हर समस्या वे ही सलझते आ रहे थे। बच्चों की फीस हो या साल भर का अनाज हो, सर्दियों के कपड़े हो या सब कुछ वे ही तो करते थे। उन्हीं बातों को याद करके तुम अपने भाई के लिए लकड़ी ही खरीद लेते तो मुझे अच्छा लगता। दोस्तों से उधारी की बात तुमने मुझसे बाद में कही, इससे अच्छा था मुझसे ही मांग लेते। बाहर वालों के सामने उस राजा आदमी की बेइज्जती तो ना होती। इस कड़वे प्रसंग के बाद शुभम के लिए कुछ कहने का सवाल ही नहीं था। अब यह देहरी कभी न चढ़ने का प्रण करके वहां से चला गया। बाद में पछतावा भी हुआ कि वह 500 रुपये का लिफाफा वहीं क्यों नहीं फेंक दिया। वैसे भी भाभी के लिए मन में पहले दिन से ही एक पूर्वाग्रह था। समझ लिया था कि वे उन लोगों का सुख चैन छीनने आई हैं। भैया के आश्रय में जो एक आश्वस्ति थी, संभावनाएं थी, वह एकदम धूमिल होती दिखाई दी। इस घर में आने से पहले ही वे खलनायिका बन गई थी। पहली वाली भाभी जब 2 साल की लंबी बीमारी झेलकर भगवान को प्यारी हो गई तो भैया एकदम टूट से गए थे। साल भर तक एकदम गुमसुम से वितराग बने रहे। फिर इस अवसाद से उबरने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में झोंक दिया। दुगने जोश से साल भर में ही घर की काया पलट हो गई। हर तरफ जैसे सोना बरसने लगा। हरीश ने ठाठ से अपनी पढ़ाई पूरी की। धूमधाम से उसकी शादी हुई। माँ का मरण त्यौहार भी शान से मनाया गया। बच्चों के जन्मोत्सव पड़ोसियों की ईर्ष्या का कारण बने। फिर सुना कि भैया शहर के बाहर एक बंगला खरीद रहे हैं तो घर भर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बंगले में रहने के सपने देखने लगे। पुश्तैनी घर बड़ा था पर था तो पुराना ही। उसकी मरम्मत पर, सजावट पर काफ़ी कुछ खर्च किया जाता रहा पर वह अपना पुरानापन नहीं छोड़ पाया था। गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी कि भैया ने एक बार सबको चौंका दिया। बताया कि वे नई पत्नी के साथ गृह प्रवेश करेंगे। पुश्तैनी मकान उन्होंने हरीश के नाम कर दिया। पर उनकी इस दरियादिली से न हरीश खुश हुआ न उसका परिवार, क्योंकि इस दान पत्र का साफ अर्थ यह था कि उन लोगों को पुराने घर में ही रहना है। सारे सपने धाराशायी हो गए थे। आने वाली के प्रति मन कड़वाहट से भर गया था, क्योंकि उन्होंने सबका हक छीनने का जघन्य अपराध किया था। शाम को घूमने जाने के बहाने वह घर से निकल गया और सीधे बंगले पर पहुंच गया। उसने गेट के पास स्कूटर रोकी ही थी कि कुत्तों ने सम्मिलित स्वर में भौंकना शुरू कर दिया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था पर वे शायद बरामदे की जाली में बंद थे। भीतर जाना कितना निरापद है, इस पर वह विचार ही कर रहा था कि एक बलिष्ठ हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। उतनी ठंड में भी उसके पसीने छूट गए। मुड़कर देखा, हाथों का मालिक भी उतना ही बलिष्ठ था और उसे आग्नेय नेत्रों से घूर रहा था। हेलो मिस्टर, दूसरों के घर में ताक झांक करते शर्म नहीं आती? ये दूसरों का घर नहीं, मेरे भाई का घर है, उसने हिम्मत बटोरते हुए कहा। कौन भाई? उसने भैया का नाम बताया। वे तो अब नहीं हैं पर भाभी तो हैं, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। भाभी भी अब यहाँ नहीं रहती। यह बंगला अब मैंने खरीद लिया है। क्या बात करते हैं? दिन में आना, पेपर्स दिखा दूंगा, उन्होंने दबंग आवाज में कहा। लुटा पिटा सा अपनी जान छुड़ाकर हरीश वहां से चला गया। बाद में ध्यान आया कि भाभी के बारे में तो पूछा ही नहीं कि वे कहाँ गई, पर अचानक पकड़े जाने के कारण उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे कुछ होश ही न रहा। रात भर उसे नींद न आई। पत्नी से बात करना चाहता था पर हिम्मत नहीं पड़ी। जानता था सांस हमेशा कान लगाए रहती है। पत्नी की माँ की निरंतर उपस्थिति उसे बार बार खलती। इकलौती कन्या से शादी करते समय केवल प्रॉपर्टी का ध्यान था। यह नहीं पता था कि दहेज में अम्मा जी भी साथ चली आएंगी। आई है तो चुपचाप बनी रहे,
पर नहीं, हर घड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहेंगी। भैया तो पीठ पीछे उन्हें ललिता पवार ही कहते थे। शायद उनके आने के कारण ही दूसरी शादी के बाद उन्होंने अलग घर बनाने की सोची हो। बड़े भैया की इस शादी पर सबसे ज़्यादा वक्र दृष्टि मेरे सास की ही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह वह मुंशी बाल मुकुंद जी के घर पहुंच गया। देर होने से उनके काम पर निकल जाने का डर था। भैया के बाद कई वकीलों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया होगा। ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। कुशल लोग। भैया का कोई काम या संदेश लेकर इस घर में कई बार आया है। हर बार उसका ललक से स्वागत हुआ, पर इस बार मुंशी जी का व्यवहार बड़ा रूखा लगा। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। वही खड़े खड़े पूछ लिया, बोलो। कुछ बात करनी थी। भीतर आ सकता हूँ? अब मजबूरन मुंशी जी को रास्ता छोड़ना पड़ा। हरीश भीतर आकर बैठ गया। बैठक का कमरा उसे बदला बदला सा लगा और परिचित सा भी। मैंने सुना है भाभी ने बंगला बेच दिया है। हाँ, ठीक सुना है। 15 दिन पहले ही डील हुई है। हमें हवा तक नहीं लगने दी। मुंशी जी चुप बने रहे। हमारी रजामंदी की ज़रूरत भी नहीं समझी गई। ये कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो थी नहीं कि सबकी रजामंदी की ज़रूरत होती। वकील साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। वे उसे बेचते चाहे दान में दे देते। उन्होंने बंगला पत्नी के नाम पर कर दिया था। वे ही लीगल या नेचुरल वारिस भी थी। उन्होंने बंगला बेच दिया बस। और सामान का क्या किया? बेच दिया। वैसे भी इतना सारा सामान कहाँ ले जाती, कहाँ रखती, इसलिए ज़रूरत भर का रख कर सब बेच दिया। अच्छा सामान था, हाथों हाथ बिक गया। किसने लिया? दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, परिचितों ने। जैसे हमने यह सोफ़ा सेट ले लिया, 2 पलंग और एक अलमारी भी ली है। तभी हरीश को यहाँ कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा था। हमसे भी तो पूछ सकते थे। उसने तड़प कर कहा, तुमसे पैसे तो नहीं मांग सकती थी ना, इसलिए नहीं पूछा। इसलिए तुमने नहीं पूछा? उन्होंने पैसों की ज़रूरत थी तब तो घर बेचना पड़ा। इतना बड़ा घर मेंटेन करना मजाक थोड़े ही है। और तुम तो जानते ही हो तुम्हारे भाई कैसे साहा खर्च थे। बचत के नाम पर शून्य ही था। आखिरी बची हुई जिंदगी वे कैसे गुजारती? बरसी तक तो रुक ही सकती थी। ऐसी भी क्या जल्दी थी? जल्दी सामने वाले पार्टी को थी। उनके ज्योतिष ने मुहूर्त निकाल दिया था। फिर जब जाना ही था तो आज करे या कल करें। भाभी अब कहाँ हैं? अपने भाई के पास। कल आना, उनसे पूछकर ही पता बताऊंगा। मतलब कि यह आदमी भैया के जाने के बाद भी अपना ईमान बनाए हुए है। उस दिन भाभी उल्हाना देते हुए कह तो रही थी, तुमसे तो वो मुंशी जी अच्छे हैं। अब कोई काम नहीं है, फिर भी 4-8 दिन में हालचाल पूछे जाते हैं। उसे आशा तो नहीं थी, पर मुंशी जी ने दूसरे दिन ही फ़ोन करके पता दे दिया था। नासिक के पास कोई जगह थी। ऑफिस के टूर का बहाना बनाकर वह चल पड़ा था। घर पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। सच बात जानते ही एक विस्फोट सा हो जाता। जो कुछ हुआ उसमें 100% उसका दोस्त बताया जाता। मुंशी जी ने पता ठीक ठाक दिया था। ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शहर के बाहर एक कंपाउंड में 2 हाउसेस की लंबी कतार थी। गेट पर नाम लिखा था। विश्रांति नंबर उसके पास था ही, इसलिए घर भी तुरंत मिल गया। 1 रूम किचन का वह छोटा सा घर था। इतने बड़े बंगले में सालों रहने के बाद भाभी यहाँ कैसे गुजारा करती होंगी, उसने सोचा। भाभी ने बड़े ही निर्मल निश्चल हंसी के साथ उसका स्वागत किया था। सारे ताने उल्हाने उस हंसी में निरोहित हो गए। वे हंसकर बोली, हरीश, आदमी को बस इतनी सी जगह ही दरकार होती है। हम बेवजह फैलारा कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अपने से ज़्यादा उस कबाड़ की साथ संभाल में जुट जाते हैं। भाभी की तो भाषा ही बदल गई थी। फिर भी उसने अपने मन का कांटा निकाल ही लिया। आपने घर बेच दिया? कम से कम भैया की बरसी तो उस घर में होने दी जाती। मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि बरसी कहाँ हो रही है। वैसे भी जो कुछ करना है तुम ही को करना है, तो बरसी बाप दादाओं के पर एक में ही हो जाने दो। आप आओगी तो ना? मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने अपनी तरफ से एक अनाथ आश्रम में पैसा जमा कर दिया है। हर साल उस तिथि पर आश्रम के बच्चों को अपनी ओर से भोजन मिलेगा। तुमसे भी जब तक बने श्राद्ध करते रहना, नहीं तो एक बार गया जाकर पिंड दान कर देना, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। भाभी ने चाय बनाई, नाश्ता करवाया। वही सलीका, वही आभिजात्य।
जगह छोटी होने से उसमें कोई अंतर नहीं आया। वह चलने लगा तो बोली, तुम आए बहुत अच्छा लगा, आते रहना। हाँ, ये छोटा सा घर मैंने तुम्हारे भाई के पैसे से ही खरीदा है। जाते समय तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। अगर कभी लगे कि बच्चों के साथ ट्विनिंग ठीक से नहीं हो पा रही है तो तुम और शालिनी यहाँ आकर रहना। बद्दुआ दे रही हो? दे नहीं, आशीर्वाद दे रही हूँ। बुढ़ापे में अपने सिर पर अपनी छत होना कितनी बड़ी नियामत है और यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हरीश ने उनके पैरों को हल्के से स्पर्श किया और वह एकदम मुड़ गया। उस गरिमामयी महिला को इस तरह कातर होते देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों, मालती जोशी द्वारा लिखित पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।